गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ बेसिक लॉज एंड रूल्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो आज जो है हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में और आगे एक्सटेंड करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ पॉस्टुलेट्स जो हैं, क्या एजम्पशंस होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जो भी हम आगे उस पर उसकी मोशन की अगर हम बात करें, काइनेटिक का मतलब क्या, बेसिकली उसके मूविंग बिहेवियर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि क्या क्या चीज़ें एजम्पशंस होती हैं, क्या एज्यूम किया जाता है। ठीक है, हालांकि मैक्सवेल और आपके क्लैसियस, ठीक है, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डीप स्टडी किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ एजम्पशंस लिया था, यानी कि देखो क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हम इजीली देख रहे हैं तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इजी तो हो सकता है, ठीक है, बट एक्चुअल में कि उस चीज़ को सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ फैक्टर्स को हमें इग्नोर भी करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम हर एक फैक्टर्स को, हर एक प्रॉपर्टीज़ को एक साथ मतलब जो है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है या एक्सपेरिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली ना हो पाए। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ एजम्पशन लिए गए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करने से पहले। तो इन एजम्पशंस के साथ अगर हम काइनेटिक बिहेवियर यानी कि काइनेटिक थ्योरी गैसेस के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या है एजम्पशंस हैं। तो आपका जो फर्स्ट एजम्पशन है दैट इज, हम पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ द केटीजी। केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑल गैसेस, यानी कि जो फर्स्ट एजम्पशन है हमें ये क्या लेना है कि ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड इलास्टिक स्फीयर्स identical in all respect for a given gas and different for a different gas। ठीक है, ठीक, इसका मतलब क्या है कि जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सब के सब क्या होते हैं, यानी कि जितने भी गैसेस हैं उनमें क्या है, मॉलिक्यूल है। ये तो हम मान के चलेंगे कि भाई सारे गैसेस जो हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये हम मान के चल रहे हैं, मतलब कि उनमें क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, यानी कि जो वो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो रिजिड हैं, इलास्टिक हैं, अलाइक स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, यानी कि उनका जो शेप है वो कैसा, स्फेरिकल है। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि सिंगल गैस की अगर हम बात करेंगे तो सिंगल गैस मॉलिक्यूल के जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी चीज़ें जो हैं क्या होंगी, आइडेंटिकल होगी, एक जैसी होगी। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें, H2 की बात करें, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात करें, तो उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि O2 के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। H2 की जितनी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, बट O2 और H2 की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होगी, यानी कि वो डिफरेंट हो सकती है। इसके बाद से सेकेंड एजम्पशन आपका है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में, जैसे कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, H2 यहाँ पे, H2 यहाँ पे है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, वो इतना ज़्यादा लेना है कि उनकी साइज को उसके कंपैरिजन में छोटा समझा जा सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो साइज है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द गैसेस। नेक्स्ट एजम्पशन हमें क्या लेके चलना है, द मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सब के सब जो है अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि हर एक डायरेक्शन में वो हर पॉसिबिलिटीज के साथ कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन का मतलब कि उनका कोई फिक्स पाथ नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है, मतलब कि किस
कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है कि किस हिसाब से वो मूव करेंगे, कैसे उनका मूवमेंट होगा, इसका कोई फिक्स नहीं, लेकिन हाँ रैंडमली जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे, ये फैक्ट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज़ रैंडमली मूव करेगी, ठीक है, आप ही जैसे स्कूल से आपने छूटे, यानी कि आपकी छुट्टी हुई और उसके बाद से आप बिल्कुल रैंडमली, यानी कि आप बिल्कुल एक लाइन में अपना मूव करके एक साथ, ठीक है, कोई किधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब कि सब अलग अलग डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिसका जिधर मन हो रहा है उधर उस हिसाब से चल रहा है, तो क्या होगा, कोलिजन होगा, क्रैशेस बढ़ेंगे, यानी कि कोलिजन होना ही होना है, यानी कि क्लैशेस बढ़ने के चांसेस श्योर है। ठीक है, तो उसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं चूंकि रैंडम मोशन में होते हैं, जब तक वो रैंडम मोशन में है तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल। ठीक है, एक दूसरे से भी कोलाइड होंगे और जो जिस भी कंटेनर में या जिस वेसल में रखा गया है उन कंटेनर या उस वेसल के वॉल से भी कोलाइड करते हैं। अंडरस्टूड है कि कोलिजन होना ही होना है, कि रैंडम मोशन है, टकराएंगे जा करके। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आपका है द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ये इंपॉर्टेंट है कि कोलिजन्स कैसा होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होंगे, कंजर्व होंगे। ये काइनेटिक एनर्जी की बेसिक प्रॉपर्टी है। कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक की हम बात करें, परफेक्टली इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। मोमेंटम तो हर एक कोलिजन में कंजर्व होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। मतलब कि देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है। मतलब एक्चुअल में क्या है, हमें ये निगलेक्ट करके ही चलना पड़ता है। होता तो है, ऐसा तो नहीं भाई, मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या है, मास है, तो मास की वजह से उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो या फिर हो सकता है कि आयनाइज्ड है, आयंस के फॉर्म में उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो, लेकिन इन सब फैक्टर्स को, इन सब फोर्सेस को हमें नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या लिखना है कि देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में ये कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिटवीन टू कोलिजन्स अ मॉलिक्यूल मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि हर दो कोलिजन के बीच में, जैसे कि अगर मान लीजिए ये दो कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद से ये जो है स्ट्रेट पाथ पे मूव करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं मूव करना चाहिए। ठीक है, या ऐसे कर्विकल पाथ पे नहीं मूव करना चाहिए। ठीक है, कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद इधर मूव किया, फिर यहाँ आया, यहाँ कोलाइड किया, यहाँ मूव किया। यानी कि कहने का मतलब है कि हर एक दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं, क्लियर, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। यानी कि जो कोलिजन होता है बहुत क्षणिक टाइम के लिए होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कोई भी कोलिजन होता है वो इंस्टेंटेनियस ही ऑलमोस्ट होता है। अब ये नहीं कि जनरली क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे और उसके बाद से बिल्कुल आराम से एक दूसरे से बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद से चले जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, कोलाइड होते हैं इंस्टेंटेनियसली, मतलब कि आए, टकराए, चले गए, टकराए, इधर मूव कर गए। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या है, किसी भी मतलब जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस, मतलब बहुत कम स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कह सकते हो कि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर कोलिजन हो रहा है तो उसको हम इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं। तो कोलिजन्स क्या है, इंस्टेंटेनियस। द मॉलिक्यूलर डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो पूरे गैस में कैसी कंसिडर की जाती है, यूनिफॉर्म। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसकी जो डेंसिटी है, मॉलिक्यूलर मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, वो हर एक जगह कांस्टेंट होगा। ये नहीं कि कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, मतलब कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, तो इन सब एजम्पशंस को हमें कंसीडर करना है, जिसको हम मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस, पोस्टुलेट्स ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, या फिर एजम्पशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, ये सारे एजम्पशंस हमें लेके चलने हैं इनको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रेशर एक्सर्ट। भाई अभी हमने कहा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो वेसल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो कितना प्रेशर एक्सर्ट
करते हैं, ठीक है। तो उस प्रेशर को हम कैलकुलेट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। एक गैस जो है किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल्स पे, इसके लिए, या कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि एक गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ से ये आपको एक देख रहा है, एक रूम है, वॉल है, ठीक है। इस रूम के वॉल्स पे यानी कि जो आपके डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं वो पीछे वाली, ठीक है, यानी कि बैक साइड का, यानी कि ये पीछे वाली वॉल हो गई, ये आपकी फ्रंट वॉल है, ठीक है, ये आपकी साइड वॉल है, और ये दूसरी वाली भी जो है ये आपकी साइड वॉल है, ठीक है। तो एक साइड वॉल पे मान लीजिए कि हमने इसको चेक किया कि एक Vx, Vy, Vz यानी कि इसकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से जाकर के यहाँ पे टकराया, ठीक है। तो चूंकि इसका मोमेंटम कंजर्व होता है इस मॉलिक्यूल का, तो क्या होगा कि अगेन सेम वेलोसिटी से रिटर्न होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो इसका एक्स डायरेक्शन है वो रिवर्स्ड हो जाएगा। क्लियर? कैसे देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए v वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट Vx इधर की तरफ, Vy नीचे की तरफ। उसी तरह से कोलिजन के बाद जब रिटर्न बैक आता है, ठीक है, तो उस केस में यानी कि ये सेम वेलोसिटी से रिटर्न बैक होगा, जितनी वेलोसिटी इंसिडेंट हुआ उतनी वेलोसिटी से रिटर्न होगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि इसका अगर हम देखें तो माइनस Vx, इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर की तरफ माइनस Vx मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और दूसरा हमारा y एक्सिस की तरफ, निगेटिव y एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो ये मेन इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। अब इसमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, कि भाई जा करके एक मॉलिक्यूल कोलाइड किया तो उसकी वजह से एक मोमेंटम में चेंज कितना हुआ। तो अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम की अगर बात करें ऑफ अ मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल की बात करना है, ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा भाई, जाने का मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस अलोंग एक्स एक्सिस या जो भी है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो माइनस पी एक्स माइनस फाइनल माइनस इनिशियल एम वी एक्स, दैट इज 2 माइनस 2m वी एक्स, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज आपको मिल गया माइनस 2m वी एक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द वॉल ऑफ द एरिया ए इन डेल्टा टी, ठीक है। तो इसमें के लिए हम एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज n। क्या हमने लेट कर लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को n मान लिया। अब इस n के साथ हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीटिंग, यानी कि यहां पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीटिंग द वॉल इन डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी टाइम में। तो जाहिर सी बात है, देखिए अगर जो भी इसके अंदर वॉल्यूम होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लिया कि n नंबर ऑफ x, जो भी वॉट एवर नंबर्स हैं मॉलिक्यूल्स के, तो आधे जाकर के वॉल से टकराते हैं और आधे रिटर्न आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज बेसिस पे जो इनका मॉलिक्यूल्स मतलब जो हिट कर रहे हैं वो टोटल मॉलिक्यूल्स का हाफ हिट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो 1/2, अगर हम बात करें तो 1/2 क्या आ जाएगा, हाफ। अगर इसका एरिया क्या है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी एक्स डेल्टा टी, इतने मतलब कि डेल्टा टी टाइम में इतने मॉलिक्यूल्स जाकर के हिट कर रहे हैं,
ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीटिंग। अब पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू एन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं NaVx डेल्टा T अपॉन 2। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं एक यूनिट वॉल्यूम में, कितने मॉलिक्यूल, n, ठीक है। तो उसके बाद से टोटल इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका एवरेज वो हम ले लिए और उसके बाद से यहाँ से कैलकुलेट कर लिए कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीटिंग द वॉल को कितने मॉलिक्यूल्स हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल मोमेंटम ट्रांसफर की बात करेंगे, या टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू वॉल को टोटल कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया गया है, या कह सकते हो कि जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो कितना है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज इतना और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इतने, तो टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल बी डेल्टा P विल बी इक्वल टू व्हाट, 2mvx एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम इंटू NaVx डेल्टा T अपॉन 2 से 2 कैंसिल, क्या जाएगा m इंटू n Vx स्क्वायर A डेल्टा T। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हमको मिल गया। अब फोर्स की बात करेंगे, फोर्स imparted इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहां से क्या जाएगा, mn Vx स्क्वायर A डेल्टा T अपॉन डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा mn Vx स्क्वायर A डेल्टा T, यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब प्रेशर की अगर हम बात करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड, ये सब हम अभी एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, एक्स स्केल ऑफ। एक्सर्टेड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा mn Vx स्क्वायर अपॉन A इंटू A, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे किया जाएगा mn Vx स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से आपको मिल गया कि एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चूंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव करते हैं, तो भाई एक्चुअल में क्या है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो मूव करेंगे, चूंकि रैंडम मोशन में है तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव करते हैं, तो हम Vx स्क्वायर को Vx बार से, यानी कि एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस मॉलिक्यूल मूव with different velocities, क्योंकि डायरेक्शन उनका चेंज रहता है तो वेलोसिटीज, तो दिस इंप्लाइज Vx स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, Vx बार, ठीक है, मीन स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहां से मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम कह सकते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के लॉन्ग mn Vx स्क्वायर का बार। इसी तरह से चूंकि क्या है कि वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अगर हम सबकी बात करेंगे तो गैस की नेचर कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक। यहां पे नोट कर लीजिए, सिंस गैसेस आर आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब कि सेम एक जैसा मूवमेंट उनके अंदर हर एक डायरेक्शन में होता है। तो गैसेस आर आइसोट्रोपिक, यानी कि गैसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। तो जो इनका मूवमेंट हो रहा है वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में इक्वली जो है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इनकी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी।
तो अब यहाँ पे देखा जाए तो उस केस में यानी कि जो वेलोसिटी है यानी कि वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में भी अगर इसकी मीन स्क्वायर ले लें या जेड डायरेक्शन में इसका मीन स्क्वायर ले लें तो इन सबको हम रिप्लेस करते हैं किससे, मीन रूट स्क्वायर, मीन स्क्वायर से, ठीक है, मीन स्क्वायर से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी से। तो इसका मतलब ये है कि दिस सिंप्लाइज यानी कि टोटल अगर हम देखें तो हमने एक डायरेक्शन में लिया तो ये हुआ, तो अगर हम देखें कि टोटल इसको हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1/3, टोटल इसकी वेलोसिटी v है तो 1/3 किसी एक डायरेक्शन का लेंगे तो 1/3 v स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपको प्रेशर यहां पे दिख रहा है तो प्रेशर विल बी mn/v स्क्वायर बाई 3। तो ये आपको प्रेशर मिल गया कि प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन ये आपको मिल गया। इसी तरह से अगर हम बात करें mn क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि रो, डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होता है डेंसिटी। तो पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे n नंबर है, अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं mn बाई v को हम लिख सकते हैं क्या, इस v की प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम रो से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस सिंप्लाइज, इसको हम और लिख सकते हैं क्या, p इज इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर बार। तो एक फार्मूला आपका प्रेशर का ये भी होगा, यानी कि प्रेशर जो भी एग्जर्ट हो रहा है वो 1/, ठीक है। अब इसको चाहो तो 1/3 वर्ड हम अगर यूज कर रहे हैं तो इसको हम RMS वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे हम स्पीड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे तो अगर हम बार नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधे सीधे हम यहाँ पे VRMS लिख सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर भी हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। रूट मीन स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो प्रेशर हमें आपको मिल जाएगा। क्लियर, चलिए। तो ये एक्सप्रेशन आ गया प्रेशर का। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी हम लोग ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अभी हमने जस्ट डेरिवेशन किया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग आपने जो प्रेशर की बात की थी, प्रेशर क्या आया था, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज P इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 रो V स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो आपको प्रेशर मिला था 1/3 रो V स्क्वायर हमने यूज किया था। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज m/1, इसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता ही है रो, तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रो। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, तो काइनेटिक एनर्जी यानी E इज इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ mv स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। तो हाफ mv स्क्वायर अपॉन 1 की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन की हम बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ
ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, दैट इज E इज इक्वल टू 1/2 mv²/1, दैट इज हाफ रो v स्क्वायर। ठीक है, इनके बीच में अगर हम रिलेशन इस्टेब्लिश करें, यानी इनके बीच का अगर हमें रिलेशन फाइंड करना है तो रेशियो इनके बीच का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेशियो विल बी, यानी कि P/E का जो रेशियो होगा वो हमें क्या देगा, 1/3 रो वी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे एक चीज़ आप चाहें तो कर सकते हैं सीधे सीधे 1/3 रो वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 रो वी स्क्वायर, रो वी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर एक्सर्टेड पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी हम ले रहे हैं क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो इसको लिख सकते हैं प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट आपका है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, यानी कि पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए जो हम देखें एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी प्रेशर की। प्रेशर क्या आया था हमारा 1/3 रो वी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो हमें प्रेशर मिला था, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, ये 1/3 रो वी स्क्वायर, यहाँ पे रो वी बार लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमने क्या लिया था, मीन लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें सिंस मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो, तो यहाँ से हम चाहें तो रो को रिप्लेस कर सकते हैं। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू 1/3 mv²/रो। सो रो के प्लेस पे हमने रिप्लेस किया तो m/v, v को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो pv इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/3 mv²। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल होके अगेन यही चीज़ आ जाएगा mv²। तो इसका मतलब ये pv इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे लिया है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसको हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, 2/3 इंटू ई। ठीक है, जाके हमने पहले निकाला था एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ 1 मोल गैस, यानी कि जो भी 1 मोल गैस हमने ले लिया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसके लिए, तो ये आपको मिल गया पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। अब चूंकि हमें मालूम है सिंस अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी, एन आर टी होता है फॉर n is equal to 1 mole, this implies PV is equal to RT। यहाँ से PV की वैल्यू RT, तो यहाँ पर PV की वैल्यू 2/3, यानी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो हम इसको लिख सकते हैं चाहे तो फ्रॉम 1 and 2, 2/3 E is equal to RT, E will be equal to 3/2
RT, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गया कि यानी कि जो एनर्जी है वो 3/2 यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है 3/2 RT के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ अ गैस, ठीक है। तो अगर एवोगाड्रो नंबर की हम बात करें तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस दैट इज V इज इक्वल टू N। एवोगाड्रो नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा 3/2 R/N। इसको चाहें तो 3/2 R/N, इसको E डैश ले लें यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, या सीधे सीधे इसको E बार से लिख सकते हैं R/N इंटू T। R/N क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 kBT। तो यहाँ से आपको मिल गया 3/2 kBT, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एवरेज मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? E को चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 m V बार स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/2 kBT। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो V बार स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 kBT अपॉन m। एक फार्मूला आपको ये भी मिल जाएगा और इसी को चाहेंगे तो VRMS भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं V बार स्क्वायर का अगर हम रूट ले लें तो ये क्या जाएगा, इसी को हम कहेंगे VRMS, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू √3 kBT अपॉन m, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको रिलेशन मिल गया। यहाँ पे देखो तो 3 kB और m ये कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। मतलब कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो गैसेस की रैंडमनेस यानी कि उनकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब जितनी ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा गैसेस उतनी ही ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी सारी चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल थैंक यू।